नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 इसको बनाते हैं और ध्यानपूर्वक इसके क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इजी हैं, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। सम्मिलन का मतलब यूनियन ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट इज x इक्वल 1 3 5 एंड y इक्वल 1 2 एंड 3। तो हमने निकालना है x और y का सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब क्या हुआ, x यूनियन y इक्वल क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन निकालेंगे तो x और y के सभी अवयवों का समुच्चय। तो क्या क्या आएंगे, पहले x के एलिमेंट लिखते हैं 1 3 5। अब y के एलिमेंट लिखते हैं, जो आगे होंगे उनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 आ चुका है, अब बचा क्या, 2 और 3 आ चुका है। तो अब ये मेरा x यूनियन y एक ऐसा सेट बन गया जिसमें सेट x के भी सारे एलिमेंट हैं 1 3 5 और सेट y के भी तीनों एलिमेंट हैं 1 2 3 1 2 एंड 3, ठीक। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक। तो इसका थर्ड पार्ट हम लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, a इक्वल x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और 3 का क्या है, गुणज है, ठीक। इसके अलावा हमको एक सेट b दे रखा है, b इक्वल दे रखा है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब इन सेट ए और बी का यूनियन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये सेट ए का सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट ए इक्वल क्या हो जाएगा, x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज क्या क्या हुआ, 3 6 9 12 डैश, ये हमारा सेट ए हो गया, ठीक। अब उसके बाद सेट बी क्या आएगा, इक्वल x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। अब 6 से कम एक प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5, 6 से कम हो गई। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 के बराबर थोड़ा का है, उसमें 6 से कम का है ना। तो इसलिए a और b का सम्मिलन, तो a यूनियन b इक्वल क्या हो जाएगा, a और b के सभी अवयवों का समुच्चय। तो a और b के सभी अवयव लिखेंगे तो सीक्वेंस वाइज बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 9 12 डैश। इट मीन्स a यूनियन b जो सेट बना उसके अंदर हमारा, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसलिए a यूनियन b इक्वल क्या हो जाएगा, x सच दैट। अब देखिए इसके अंदर एलिमेंट क्या आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 तो आए हैं। तो x सच दैट x क्या लिखेंगे, एक प्राकृत, देखो 6 या 6 से कम क्या है, एक प्राकृत संख्या है। देखिए 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, x 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, अथवा या तो इसके अंदर आपको 6 से कम प्राकृत संख्याएं मिल रही है, या क्या मिल रहे हैं, 3 के गुणज मिल रहे हैं। देखिए 3 6 9 12, इसलिए मैंने अथवा लिखा ना। अथवा 3 का क्या है, एक गुणज है, 3 का एक गुणज है। तो लीजिए a यूनियन b का ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। क्योंकि देखिए a यूनियन b में आपके आए क्या क्या है, देखिए 6 से कम एक प्राकृत संख्या आई है, अथवा क्या आई है, 3 का गुणज एक प्राकृत संख्या आई है ना। तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है ये, अथवा 3 का क्या है, एक गुणज है। तो बना सकते हैं इसको भी, ठीक। तो इस प्रकार से आप चैप्टर नंबर फर्स्ट 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। या नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, ठीक। तो एक बार बनाएंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमको दिया हुआ है सेट ए इक्वल दिया हुआ है ए कॉमा बी, सेकंड दिया हुआ है बी इक्वल ए बी सी दिया हुआ है। ठीक, अब हमको बताना है क्या ए इज द सबसेट ऑफ बी है कि नहीं है। ए इज द सबसेट ऑफ बी है कि नहीं है, अर्थात सेट ए के सभी अवयव बी में है कि नहीं है, अर्थात ए जो है बी का उपसमुच्चय है अथवा नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए ए इज द सबसेट ऑफ बी है। क्यों? क्योंकि सेट ए के सभी अवयव किस में है, सेट बी में है, सेट बी में है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक, अब उसके बाद निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय। तो लिखिए ए बी ए के आगे, अब बी के अवयव ए बी पहले आ चुके हैं, अब बचा क्या, सी। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी निकल गया, ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय। अब जो ए यूनियन बी आया है वो मेरा फिर से क्या आ गया, बी सेट के बराबर आ गया। देखिए, क्लियर? ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन भी आप बना लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं चूंकि ए इज द सबसेट ऑफ क्या है, बी है नहीं। तो हमने निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए सेट ए के सभी अवयव किस में है, सेट बी में है। क्यों? ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, सेट ए के सभी अवयव किस में है, सेट बी में है। इसलिए हमको क्या निकालना है, अब ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय, ठीक है। अब ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय निकालना, अर्थात एलिमेंट ए के भी आएंगे और सेट बी के भी आएंगे ना। अब ऊपर वाले स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है कि सेट ए के सभी अवयव बी में हैं। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो उसमें ए के अवयव भी आएंगे और बी के अवयव भी आएंगे ना। ए यूनियन बी का मतलब ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के एलिमेंट भी आएंगे, बट ए के सारे अवयव किस में हैं, बी में मौजूद है। तो ए यूनियन बी का मान किसके बराबर हो जाएगा, हमारे बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए, क्यों? क्योंकि अगर मैं ए यूनियन बी को बी लिख दूं तो क्या सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ए के अंदर के सारे एलिमेंट ऑटोमेटिक किसके अंदर हैं, बी के अंदर मौजूद हैं। देखिए ऊपर लाइन में लिखा है ना, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी हमको दिया है ना। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी बराबर बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय, और ए और बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर मिलेंगे, सेट बी के अंदर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। क्लियर? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड भी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो इसके भी कुछ पार्ट्स को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखे हैं, यदि सेट ए इक्वल 1 2 3 4, सेट बी इक्वल 3 4 5 6, सेट सी इक्वल 5 6 7 8 और सेट डी इक्वल 7 8 9 और 10 दिया हुआ है। तो हमको 4 सेट दिए हुए हैं ना। तो हमने फर्स्ट पार्ट निकालना है ए यूनियन बी, तो निकाल सकते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय। तो ए और बी के सभी अवयव निकालिए, ए और बी को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ए के अवयव 1 2 3 4, तो ए के अवयव आ गए। अब बी के अवयव लिखेंगे 3 4 5 6, 3 4 तो पहले आ चुका है, अब बचेगा क्या, 5 6। ठीक, तो ऐसे ही आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं इसका फोर्थ पार्ट निकालते हैं। हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम साचरी नियम का प्रयोग करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये करेंगे ना, साचरी नियम हमने लगाया। अब साचरी नियम अगर हमने लगाया तो इसके अंदर पहले हमको किसकी जरूरत है, बी यूनियन सी की जरूरत है।
तो हम यहाँ पर पहले क्या निकाल लेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेंगे ना। तो बी और सी का यूनियन निकालिए, तो बी के एलिमेंट लिखेंगे 3 4 5 6, ठीक है। अब सी के एलिमेंट लिखें क्योंकि बी यूनियन सी है, तो सी के 5 6 तो पहले आ चुके हैं। अब क्या बचा, 7 8 7 एंड 8, तो ये हमारा क्या निकल गया, बी यूनियन सी। तो सो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी हमने फॉर्मूला बनाया था ऊपर। अब ए का यूनियन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। देखिए ए का यूनियन निकालेंगे किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। अब ए का यूनियन निकालेंगे बी यूनियन सी, अर्थात ए और बी यूनियन सी के सभी अवयव। तो पहले किसके अवयव लिखेंगे, सेट ए के। सेट ए के एलिमेंट क्या आएंगे, 1 2 3 4। अब बी यूनियन सी के एलिमेंट 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे। अब 3 4 तो पहले आ चुके हैं, तो क्या लिखेंगे, 5 6 7 एंड 8 हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से आप बचे हुए इसके सारे पार्ट्स को निकाल सकते हैं। तो करेंगे एक बार, इसको एक बार ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सी आपकी एक्सरसाइज होने वाली है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th आप बना लेंगे, ठीक है। 5th को अभी हम ब्रेक दे रहे हैं क्योंकि 5th क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। और 5th क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देख के बनाना है, ठीक है। 5th क्वेश्चन में आपने दिए गए समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करें। सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, अब 6th क्वेश्चन में हम उसको सीख लेंगे, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन है, सेट ए इक्वल 3 5 7 9 11, सेट बी इक्वल 7 9 11 13, सेट सी इक्वल 11 13 15, सेट डी इक्वल 15 एंड 17। तो हमको कितने गिवन सेट दिए हुए, 4 सेट्स गिवन दिए हुए हैं। हमने निकालना है फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट देखिए कुछ कॉमन है, 3 5 7 9 11 7 9 11 13। तो सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या आया, एक 9 आया, ये 9 ऊपर भी है 9 नीचे भी है, तो फर्स्ट कॉमन एलिमेंट 9 आया। सेकंड कॉमन एलिमेंट 11 यहाँ भी है 11 यहाँ भी है, ये आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर हम निकालें इसका थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो इसमें हमको साचरी नियम लगाना पड़ेगा। क्या है वो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, अब देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन, तो पहला काम हम करेंगे सी और डी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सी ए को वैसे ही रहने देंगे, देखिए ए तो वैसे ही रहा, तो सी इंटरसेक्शन डी को सॉल्व कर रहा हूँ। तो सी और डी के कॉमन एलिमेंट, तो सी और डी में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखिए 15। तो सेट बना के हमने क्या लिख दिया, 15, ठीक। अब सेट ए के एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, 15 वाले सेट के एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो सेट ए और 15 वाले में कुछ कॉमन है, सेट ए में 3 5 7 9 11 है, और ये जो सेट है गिवन वाला इसमें क्या है 15 है। तो सेट ए और 15, या इसको दिक्कत हो रही तो ऐसे लिख लेते हैं, सेट ए में क्या है 3 5 9 3 5 7 9 7 9 11 इंटरसेक्शन 15 हो गया। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन आया, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या आ गया 5। जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा वो कैसा समुच्चय होगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो 5 आ गया, क्लियर, ठीक। तो थर्ड पार्ट भी आप बना लेंगे। तो आइए एक और पार्ट लेते हैं इसका, तो वन मोर पार्ट चेक करेंगे। तो वन मोर पार्ट, इट्स आई टेक इट्स 9th पार्ट, ओके। सो फर्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए जहां पर जो साइन है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो फर्स्ट साइन कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, सो ए और बी का कॉमन एलिमेंट। तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट चेक करिए, क्या है 9 एंड 11, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चेक करना है,
बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, बी और सी के सभी अवयवों का समुच्चय। तो बी के एलिमेंट लिखिए 7, 9, 11, 13, कॉमा सी के एलिमेंट लिखिए 11, 13 तो आ चुका है, बचा क्या 15 हो गया। अब इन दोनों सेट्स का मैंने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। सो कॉमन एलिमेंट क्या है इन दोनों में, 9, 11 है, ये इसका कॉमन एलिमेंट आ गया। तो कोई टफ है, बहुत आसान से आपके क्वेश्चन हैं, तो इनको आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप बना लेंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन है, सेट ए इक्वल एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। सेट बी इक्वल एक्स सच दैट, एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। थर्ड सेट सी इक्वल एक्स सच दैट, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। नाउ डी सेट, डी इक्वल एक्स सच दैट, एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं, बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है कोई भी नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर दो संख्याओं में डिवाइड होता है। नेचुरल नंबर के अंदर दो संख्याएं क्या होंगी, एक सम होगी, अगर सम नहीं है तो दूसरी क्या होगी, विषम होगी, ठीक है। तो नेचुरल नंबर या तो सम होगा या विषम होगा। ऐसी नेचुरल नंबर या तो क्या होगा, भाज्य होगा, या क्या होगा, अभाज्य होगा, ठीक है, या भाज्य या अभाज्य, ठीक। तो इन दो ग्रुपों में आपने नेचुरल नंबर को डिवाइड करके इन क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट, चूंकि एक्स एक प्राकृत संख्या है और बी क्या है, एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये मेरा सेट ए है, ठीक है। अब इसके अंदर सेट बी जो है ये है, क्योंकि जो ए सेट है वो या तो क्या होगा, सम होगा, ये जो अंदर वाला सेट है ये सेट बी है, और या तो क्या होगा, विषम होगा, ठीक है। और जो सम वाला पार्ट होगा वो किस में आ जाएगा, सेट बी में आ गया। क्यों, जो जो सम संख्याएं होंगी वो किसको इंडिकेट करेंगी, सेट बी को इंडिकेट करेंगी सम संख्याएं, और सम और विषम मिलके हमारा टोटल क्या बन जाएगा, एक प्राकृत संख्या बन जाएगी। क्यों, नेचुरल नंबर दो ही पार्ट में डिवाइड होंगे, या सम या विषम। तो ये जो सेट ए है ये नेचुरल नंबर हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सम संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं भी है, ठीक। और सेट बी के अंदर सम संख्याएं हैं, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, तो सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, सम संख्याएं, क्यों, सम संख्याएं आएंगी ना। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, एक्स सच दैट, एक्स क्या आएगी, या यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी अगर हमने निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए एक तरीका और निकालते हैं। हमने लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में एक पढ़ा था ना, यदि ए इज दी सबसेट ऑफ बी होता है तो वहां पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या होगा, ए और बी का कॉमन एलिमेंट क्या होगा। चलिए पहले बताइए, अगर ए के सारे अवयव बी में हैं, सेट ए के सभी अवयव बी में हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या आएंगे, सेट ए के ही तो एलिमेंट आएंगे। क्यों, देखिए ये बी है और ए उसके अंदर है, देखिए ये बी सेट हो गया और ए सेट उसके अंदर है, ए सेट उसके अंदर है, तो बी और ए का कॉमन एलिमेंट लेंगे तो क्या आएगा, सेट ए ही तो आएगा। और यदि ए इज दी सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी इक्वल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय, ठीक। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसी लॉजिक को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक ही बताइए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के कॉमन एलिमेंट, तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट किस में होंगे, प्राकृत संख्या के अंदर सम भी हैं और विषम भी हैं, तो सम और विषम में कॉमन क्या होगा, विषम क्या होगा, सम, सम, क्योंकि बी सेट जो है वो सम है, बी सेट सम है, और ए के अंदर सम भी हैं विषम भी हैं, तो ए सेट के अंदर सम और विषम दोनों हैं और बी सेट के अंदर केवल सम ही सम है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा,
एक्स सच दैट एक्स ए क्या होगी, सम प्राकृत संख्या है। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर फिर से मेरा कौन सा सेट आ गया, सेट बी ही आ गया। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए ए इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स ए और सी के कॉमन एलिमेंट। अब बहुत आसान हो गया। देखिए ए और सी के अंदर है एक्स सच दैट एक्स एक विषम है और ए में प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या है तो सम होगी या विषम होगी। तो सम या विषम का विषम के साथ कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, विषम आएंगे। तो एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर फिर से क्या आ गया, मेरा सेट सी आ गया। ठीक, अब बताइए थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी इक्वल, डी जो है वो है एक अभाज्य संख्या है और सेट ए जो है वो एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या या तो अभाज्य होगी या भाज्य होगी, क्योंकि दो ही टाइप से डिवाइड होंगी। क्योंकि प्राकृत संख्याओं का यदि डिवाइडेशन करोगे या तो सम होगी या विषम या भाज्य या अभाज्य, है नी। तो उस कंडीशन में ए के अंदर भाज्य और अभाज्य दोनों है और डी के अंदर अभाज्य है। तो ए और डी के कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, एक्स सच दैट एक्स एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो उस कंडीशन में ए और डी का इंटरसेक्शन फिर से क्या आ जाएगा, आपका डी ही आ जाएगा, आएगा ना। तो अब आते हैं फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी का इंटरसेक्शन बताइए। देखिए बी के अंदर समप्राकृत संख्याएं हैं और सी के अंदर है एक विषम प्राकृत संख्या है। तो सम और विषम प्राकृत संख्याओं में कोई कॉमन एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सम संख्याएं अलग होती है जो दो से विभाजित होती है और विषम संख्याएं जिनमें दो का भाग नहीं जाता है। तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर मेरा क्या बन जाएगा, रिक्त समुच्चय बन जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट सम और विषम के अंदर आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसी फिफ्थ पार्ट अगर लेंगे, बी इंटरसेक्शन डी इक्वल, अब बी के अंदर क्या है, सम संख्या है, डी के अंदर अभाज्य संख्या है। तो सम संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, थोड़ा गैस कीजिए। तो बी सेट जो बनेगा वो कहाँ से शुरू होगा, 2 4 6 8 डेडेस बनेगा ना। और सी सेट कहाँ से बनेगा, अभाज्य संख्या है तो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 2 3 5 7 डेडेस। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या आएगा, बी और सी के अंदर कॉमन एलिमेंट केवल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा दो एकमात्र एक ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य भी होती है ना, क्योंकि दो के दो ही गुणनखंड होते हैं, एक 1 और एक 2, हुई नहीं। तो कर लोगे इस टाइप से, ठीक। तो ऐसी इसका सिक्स पार्ट बताइए, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी इक्वल क्या होगा, विषम प्राकृत संख्या और अभाज्य प्राकृत संख्या का कॉमन। बताइए, आपने एक रूल और पढ़ा होगा, क्लास 6 में पढ़ा होगा कि सारी की सारी विषम प्राकृत संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, पढ़ा था ना। नहीं, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं विषम प्राकृत संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं, सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे, केवल दो को छोड़ करके। देखिए विषम के अंदर क्या आएगा, देखिए सी बराबर विषम अगर है तो 1 2 नहीं 1 3 5 7, इसको ऐसे करके निकाल देते हैं, ठीक है। पहले ऊपर का नोट हो गया होगा ना, चलिए इसको यहाँ पर निकालते हैं, ठीक। सी इंटरसेक्शन डी इक्वल, अब देखिए सी के अंदर एलिमेंट क्या आएंगे, विषम संख्याएं हैं, तो विषम प्राकृत संख्याएं 1 3 5 के बाद 7 9 11 डैश। डी के अंदर आएंगी अभाज्य संख्याएं 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। बस इसके अंदर अगर आप कॉमन देखेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या मिलेंगे, देखिए आपको 3 5 7 11, तो क्या मिलेगा 3 5 7 11 कॉमन डैश। अब ये जो सी इंटरसेक्शन दिया है, चूंकि ऊपर रोस्टर वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे। इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स, देखिए 3 या 3 से बड़ी। अब देखिए सारी की सारी संख्याएं इसके अंदर अभाज्य आ रही हैं, अभाज्य आ रही है ना,
देखिए 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है। इसके बाद क्या होगी गैस कीजिए। इसके बाद हमारी सीधे सीधे क्या आएगी, 17 आएगी। नहीं, इसके बाद सीधे सीधे क्या आएगा, 13 आएगा। आएगा 13 के बाद फिर क्या मिलेगा, 17 डैश मिलेगा ना, है नहीं। विषम संख्या नहीं आएंगी इसमें, सारी की सारी विषम संख्या नहीं आ रही है, केवल कौन सी आ रही है, क्योंकि कॉमन लेना है तो विषम अभाज्य संख्याओं का कॉमन एलिमेंट बनाना है, अर्थात जो संख्या विषम भी है और साथ ही साथ क्या है, अभाज्य भी है नहीं। तो इसमें 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे एलिमेंट कॉमन आएंगे। अब ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, अभाज्य हैं, बट किससे बड़े हैं, 3 या 3 से बड़े हैं, उसमें तो 2 है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x 3 या 3 से बड़ी क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो बन सकता है ऐसे। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो उनको रोस्टर फॉर्म में लिख के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फर्स्ट पार्ट हमको दे रखे हैं, देखो सेट दे रखा है, सेट A इक्वल 1 2 3 4, बी सेट इक्वल दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। x जो है वो 4 या 4 से बड़ी है और 6 या 6 से क्या है, छोटी है, ठीक है। तो हमने बताना है कि निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंगत हैं, असंयुक्त हैं, सॉरी, निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं, ठीक है। असंयुक्त क्या होते हैं, देखिए मेरा सेट A है और ये सेट B है, तो यहाँ पर सेट A और B असंयुक्त नहीं है, ये संयुक्त हैं। क्यों है, क्योंकि सेट A और B के अंदर देखिए, जब मैं सेट A के एलिमेंट लिखूंगा ना और सेट B के एलिमेंट लिखूंगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, इनमें कॉमन जो बीच वाला पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है वो सेट A और B को जोड़े हुए है, अर्थात ये जो बीच वाला पार्ट है सेट A और B को जोड़ दे रहा है, जोड़ देना ना। अब यहाँ पर अगर मैं सेट A बनाऊं और ये सेट B बनाऊं, तो ये सेट A के एलिमेंट हो गए और ये सेट B के एलिमेंट हो गए। तो इस कंडीशन में सेट A और B जो है दोनों असंयुक्त हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो असंयुक्त सेट कौन से होंगे, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, जिनको आप अलग कर सकते हैं, अलग अलग इंडिकेट कर सकते। अब यहाँ पर देखिए सेट A और B को मैं अलग अलग इंडिकेट नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सेट A और B को मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ और अलग अलग भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे कोई भी, ठीक है। कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दोनों सेटों को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो असंयुक्त चेक करने के लिए हम करेंगे क्या, तो पहले ध्यान देंगे, पहले मैं सेट B को रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। तो सेट B का रोस्टर फॉर्म क्या होगा, 4 से बड़ा 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, क्योंकि सेट B के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो 4 से बड़े या 4 के बराबर, 6 या 6 से एक छोटे क्या होंगे, एक प्राकृत संख्या होंगी। तो सेट B निकल गया। अब मैं क्या निकालूंगा, A इंटरसेक्शन B निकालूंगा। तो A इंटरसेक्शन B क्या आया, 4 आया, आया ना। तो A इंटरसेक्शन B बराबर मेरा क्या बन गया, 4 बन गया। अब यहाँ पर क्या आया, बिकॉज A इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल क्या हुआ, 5 हुआ, इसलिए सेट A व B असंयुक्त नहीं है। तो केवल हमारे कौन से सेट असंयुक्त होंगे, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अर्थात ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है नहीं, असंयुक्त कहोगे। अगर A इंटरसेक्शन B निकाला, अगर 5 आ गया तो वे समुच्चय युग्म मेरे क्या होंगे, असंयुक्त होंगे, ठीक है। अर्थात कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं। अब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो देखिए कैसे, अगर सपोज दैट मैं आपको एक सेट, पहले तो ये आ गया ना, देखिए ऐसा हुआ, अगर मैं इसको सेट में बनाना चाहूँ तो कैसे आएगा, ये सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर दिखाऊंगा ना इसको, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट A हो गया, तो ये सेट B हो गया। अब A के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, B के 4 5 6, तो बीच वाले पार्ट में 4 आ गया। अब A में A 1 2 3 आ गया, B के अंदर क्या बचा, 5 6, 4 आ चुका है, तो 5 और 6। अब मैं दोनों सेटों को अलग अलग नहीं कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं एक सेट लिखता हूं
1 2 3 लिख दिया, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैंने एक सेट बी लिखा, बी के अंदर एलिमेंट हैं 4 5 6 हैं। तो यहाँ पर दोनों सेटों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, हो गया क्यों, ये सेट ए, ये सेट बी, ए के अंदर 1 2 3, बी के अंदर 4 5 एंड 6 हैं। तो यहाँ पर इस दोनों सेटों को मैं अलग अलग इंडिकेट कर सकता हूँ। देखिए अगर सपोज दैट अब आप कहेंगे कि इसको ऐसे ही बनाना है तो ऐसे ही बना देते हैं, ए सेट ये हो गया, बी सेट ये हो गया। तो ए के अंदर 1 2 3 आया, बी के अंदर 4 5 6 आ गया, आया। अब देखिए बीच का जो ये कॉमन पार्ट है ये बिल्कुल खाली है, तो ये दोनों सेट अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं इसको खींचूं दोनों सेटों को, ए और बी को, तो ये अलग अलग इंडिकेट किए जा सकते हैं। तो असंयुक्त का मतलब है कि जो जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। अब कौन से सेट जुड़े हुए नहीं होंगे, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। अब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर तो बीच में खाली स्पेस है। अब खाली स्पेस है तो इसमें कॉमन भाग कुछ है नहीं, तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, अर्थात ए को अलग बी को अलग। इसमें सेट ए को अलग और बी को अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर हमने कर दिया इसको तो कैसा लगेगा, देखेंगे, ठीक है। सेट बी को मैंने यहाँ पर, इसके अंदर 4 भी आ गया, इसके अंदर 4 5 6 आ गया। अब मेरा तो सेट की डेफिनेशन गड़बड़ हो गई, क्योंकि सेट के अंदर एक एलिमेंट को हम केवल एक ही बार तो लिखते हैं। तो यहाँ पर तो 4 जो एलिमेंट है वो हमने 2 बार इंडिकेट कर दिया ना। तो 2 बार इंडिकेट ना हो, इसके लिए हम इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, कॉमन पार्ट को ऐसे इंडिकेट करेंगे तो ये संयुक्त हुआ, और ये क्या हुआ, असंयुक्त हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 वाला पूरा पार्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 भी आप बना सकते हैं। देखिए हमको क्या दिए हुए हैं, बहुत सारे सेट दिए हुए हैं। मैं ज़्यादा सेट नहीं लेता हूँ, मैं केवल 2 ही सेट की बात करता हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट मेरे को सेट ए दिया हुआ है, ए इक्वल है 3 6 9 12 15 18, ये कौन से के लिए है, 9th क्वेश्चन के लिए, हाँ 18 21, मैं केवल 2 ही सेट ले रहा हूँ। और बी सेट इक्वल दे रखे हैं 4 8 12 16 और 20। तो मेरे को फर्स्ट पार्ट निकालना है, अभी बाकी सेट और भी हैं, सी और डी भी दे रखे हैं, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, केवल 2 ही से काम कर रहा हूँ। तो ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए के बचे हुए, ए के वे अवयव जो बी सेट में नहीं है। तो ए के ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो बी में नहीं है। तो देखिए क्या क्या है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, और 21 भी नहीं है। तो ए के वे अवयव जो बी सेट में नहीं है। तो आपने ए के ऐसे एलिमेंट इस सेट में लिखने हैं जो बी में नहीं होने, अर्थात बी के एलिमेंट को ए में से हटा देना है, ठीक। अगर मैं इसी को निकालूं, इसका 4th पार्ट करते हैं। अगर मैं बी माइनस ए निकालूं तो बी माइनस ए का मतलब क्या होगा कि बी सेट के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बी सेट के ऐसे एलिमेंट ढूंढे हैं जो ए में नहीं है। कौन सा है, पहला 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, और 20 नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट क्या मिले, 4 8 16 और 20 मिल गए, क्लियर। तो बाकी पार्ट्स आप बना सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th आते हैं। 11 दे रखा है R इक्वल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक। और Q इक्वल दिया हुआ है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो हमने R माइनस क्यू निकालना है, अर्थात R माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, R के वे अवयव जो Q में नहीं है, ठीक है। R के वे अवयव जो Q में नहीं है। अब चूंकि R जो है रियल नंबर है, तो आपने पढ़ा था क्या था, बिकॉज R के अंदर एलिमेंट क्या क्या होंगे, चूंकि R एक ऐसा सेट है, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें, देखो R वास्तविक संख्या है ना, तो वास्तविक संख्याओं की आपने एक पढ़ा होगा डेफिनेशन
कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है ना। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। तो R एक ऐसा समुच्चय है जिसमें परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं हैं। परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं हैं, है नहीं। ये हमारा रीजन है किसका, इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब आपको पता है कि R के अंदर परिमेय भी हैं और अपरिमेय दोनों हैं। टोटल क्या होती हैं, कुछ संख्या परिमेय होंगी, जो बच गई वो क्या होंगी, अपरिमेय। तो आपने R के वे अवयव लेने हैं जो Q में नहीं है, अर्थात R के अंदर परिमेय और अपरिमेय है। तो R के एलिमेंट में से आपने Q के एलिमेंट को हटाना है। तो Q के R के अंदर क्या है, परिमेय और अपरिमेय है, और Q के अंदर परिमेय है। तो R में से आपने किसको हटाना है, परिमेय संख्याओं को हटाना है ना। तो R माइनस Q बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों, क्योंकि R में से आपने क्या किया, जो रियल नंबर है उसमें से आपने परिमेय संख्याओं को हटा दिया। क्यों, क्योंकि R के वे अवयव जो Q में नहीं है, अर्थात R सेट के एलिमेंट में से मैंने Q सेट के एलिमेंट को हटा देना है। तो R सेट में से मैंने यदि परिमेय संख्याओं को निकाल दिया तो केवल बचेगा क्या, अपरिमेय संख्याएं तो बचेंगी। तो इसलिए R माइनस Q इक्वल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 भी बता सकते हैं, क्योंकि वो सत्य और असत्य वाला है ना, कि इसमें संयुक्त और असंयुक्त हैं। तो संयुक्त और असंयुक्त कौन से होंगे, संयुक्त दो समुच्चय संयुक्त कब होंगे, जब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई नहीं होगा। ठीक है, अगर A इंटरसेक्शन B इक्वल मेरा फाई आ गया तो ये क्या होंगे, असंयुक्त होंगे। ठीक है, अगर A इंटरसेक्शन B डज नॉट इक्वल क्या आया, फाई, तो दोनों सेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, संयुक्त होंगे। क्लियर है। तो आप इसको ध्यान में रख के आप क्वेश्चन नंबर 12 को बना सकते हैं ना। आपने कुछ नहीं करना है, 12 क्वेश्चन में A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, यदि फाई आ गया तो असंयुक्त होंगे, और A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, यदि फाई नहीं आया तो वे क्या होंगे, संयुक्त होंगे। ठीक, तो आप एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है।